हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए हिंदी की प्रश्नोत्तरी लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे वे इस वीडियो से जुड़ सकें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा गारसा द तासी। गारसा द तासी इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो यह जो है 18 खंडों में प्रकाशित किया गया। कितने खंडों में? 18 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किन ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है? तो किन ग्रंथ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है? तो इसका आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद के द्वारा। किसके द्वारा? मिश्र बंधु विनोद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्ति एवं कवित्व का परिचय मिलता है? तो इसका आंसर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो यह किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की? सरोज स्मृति जो ये रचना है ये किस कवि ने की? तो ये जो है निराला जी ने किया। निराला जी ने किया। निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो ये बिहारी जी हैं। कौन है? बिहारी जी। इसका सही आंसर है बिहारी जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? प्रिय प्रवास। प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। आधुनिक काल में लिखा गया, वो भी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत जो रचना है इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, छायावाद को
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो किस आलोचक ने कहा? नगेंद्र ने। कौन? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। अगला प्रश्न है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? जो कामायनी है रचना, ये जो है इसके किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो ये जो है इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। किस दर्शन की? शैव दर्शन। कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है कामायनी। अगला प्रश्न है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जागरण सुधार काल के नाम से किस रचना को जाना जाता है? किस काल को जाना जाता है? तो ये जो है द्विवेदी काल को। किस काल को? द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो इसमें जो है कितने निबंध हैं? 17 निबंध हैं। अगला प्रश्न है, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। पथिक खंड काव्य के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो किस रचना पर मिला था दोस्तों? तो इनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसको? अज्ञेय जी को। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की थी। किस भाव की? माधुर्य भाव की। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो यह है लोकायतन। लोकायतन जो है मानवतावादी है सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो कितने रूपों का वर्णन किया है? 11 रूपों का। सूरदास जी ने जो है 11 रूपों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा जीवनोत्सव का कवि। किसको? सूरदास जी को। अगला प्रश्न है, कुंभीपाक किस रचनाकार की रचना है? तो यह किसकी रचना है? नागार्जुन की। कुंभीपाक ये नागार्जुन जी की रचना है। अगला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसका आंसर होगा भारोपीय। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए जिससे वह इस वीडियो से जुड़ सकें। अगला है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो यह कमलेश्वर का है। डाक बंगला उपन्यास कमलेश्वर का है। अगला प्रश्न है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? तो कितने में हुई? 1591 में। केशवदास की रसिक प्रिया की रचना 1591 में हुई। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है?
जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? हिंदी साहित्य इतिहास में जो है साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी को मिला। किसको मिला? रामचंद्र शुक्ल जी को मिला। अगला प्रश्न है, गारसा दा तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी यह ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? गारसा दा तासी के द्वारा जो है ये इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी की रचना फ्रेंच भाषा में की गई है। किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो ये किसने किया दोस्तों? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया? किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया? तो किसने किया दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से अभिहित किया? तो इसको वीरगाथा काल के नाम से। किस नाम से? वीरगाथा काल के नाम से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? तो किस काल को स्वर्ण युग कहा गया दोस्तों? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग का काल कहा गया। किसको कहा गया? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है ढोला मारूरा दूहा की गणना। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? किस साहित्य से संबद्ध है? तो ये सिद्ध साहित्य से संबद्ध है। किस साहित्य से? तो सिद्ध साहित्य से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो है। कौन है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो प्राकृत पैंगलम में से। किससे? प्राकृत पैंगलम से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसके रचयिता किसे माना जाता है? तो इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। कौन है?
चंदबरदाई। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो यह बीसलदेव रासो है। कौन सा है? बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है ये दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, जो इसके जो है खड़ी बोली काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि। अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है या माना गया है? तो यह जो है किसको माना गया है? राउरवेल को। किसको? राउरवेल को माना जा गया है आदिकालीन शिलांकित कृति। इसका नाम है राउरवेल। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? तो ये जो है किसके लिए? पहेलियों और मुकरियों के लिए। किसके लिए? पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जो है ये प्रसिद्ध रहे। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अब देख लेते हैं व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। पहला प्रश्न है व्याकरण में, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो छोटा जो शब्द दिया गया है इसका मूल पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें नकारात्मक पूछा गया, क्योंकि परीक्षा में नकारात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दी के चक्कर में नकारात्मक पूछा रहता है तो उसको हम सकारात्मक समझ करके जल्दी से ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है लघु, दूसरा ऑप्शन है अहम, तीसरा ऑप्शन है तुच्छ, चौथा कनिष्ठ। तो छोटा का अर्थ तुच्छ भी होता है, लघु भी होता है और कनिष्ठ भी होता है, जिसमें से अहम जो है नहीं होता। यही हमारा सही ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अहम जो है छोटा जो पर्यायवाची है इसका जो है अहम पर्यायवाची नहीं है, बाकी का लघु, तुच्छ, कनिष्ठ ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी नकारात्मक पूछा गया है, जिसमें है शब्द घमंड। इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है एहसास, दूसरा ऑप्शन है दर्प, तीसरा ऑप्शन है ऐंठ, चौथा ऑप्शन गर्व। तो इसमें जो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है? दर्प, इसका भी ऑप्शन जो सही घमंड होता है इस, और गर्व का भी होता है और ऐंठ का भी होता है, जिसमें से एहसास या घमंड का पर्यायवाची नहीं है। इससे का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी वही पूछा गया है, तो इसमें टेढ़ा का पूछा गया है। किसका पूछा गया? टेढ़ा का। ऑप्शन है कुटिल, वक्र,
घूमा और बंक। इसमें जो है टेढ़ा का जो पूछा गया है पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? कुटिल मीन्स भी जो है टेढ़ा होता, सॉरी, इसमें क्या पूछा? नहीं है। बक्र भी इसका मतलब टेढ़ा होता है, घूमा है इसका भी टेढ़ा है, और बंक ये भी है। कुटिल का जो है ये टेढ़ा नहीं होता है, कुटिल टेढ़ा नहीं होता है। इसका ऑप्शन जो है का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें झूठ का पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वचन, दूसरा ऑप्शन है मिथ्या, तीसरा ऑप्शन है मृषा, चौथा ऑप्शन है असत्य। तो इसमें जो है कौन सा है सही ऑप्शन? मिथ्या मीन्स भी झूठ होता है, असत्य में भी झूठ होता है, और मृषा माने झूठ होता है। इसमें वचन जो है झूठ का पर्यायवाची नहीं है। इससे का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? इसमें गुण का समानार्थक शब्द पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा धर्म, तीसरा रस्सी, चौथा प्रभाव। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है समानार्थक शब्द नहीं है गुण का? धर्म, प्रभाव, रस्सी, ये जो है ये समानार्थक हैं गुण के। विश्लेषण ये गुण का समानार्थक नहीं है। पांचवा का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसमें विलोम शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विलोम शब्द। किसका पूछा गया है? सरल का। पहला ऑप्शन है मुश्किल, दूसरा नामुमकिन, तीसरा कठिन, चौथा जटिल। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सरल का विलोम है? तो ये जो है सरल का विलोम जो है जटिल होता है। सरल का विलोम जटिल, घ ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी के सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसमें विलोम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वैभव, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति, तीसरा यश, चौथा कौशल। तो इसमें जो है दारिद्र्य का, किसका विलोम पूछा गया है? दारिद्र्य का। तो दारिद्र्य का विलोम क्या होता है? वैभव। इसका का ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी के सब गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसमें किसका विलोम पूछा गया है? महान का। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है क्षुद्र, दूसरा छोटा, तीसरा तुच्छ, चौथा अमहान। इसमें जो है क्या विलोम दिया गया है महान का? महान का विलोम क्या हो सकता है? क्षुद्र। महान का विलोम क्षुद्र होगा। अगला है 9वां, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसमें किसका विलोम पूछा गया है? अधिक का। तो अधिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अल्प, दूसरा शून्य, तीसरा न्यून, चौथा कम। तो अधिक का विलोम क्या होगा? कम। अधिक का विलोम कम होता है। तो इससे घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसमें किसका पूछा है? ऊषा का विलोम हमें पहचानना है। ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है शाम, दूसरा सुबह, तीसरा संध्या, चौथा निशा। हमें ऊषा का विलोम पहचानना है। तो ऊषा का विलोम क्या होगा? संध्या। ऊषा का विलोम हमारा संध्या है।
गा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये रहे आज के प्रश्न और ये व्याकरण के उत्तरमाला हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और आपके लिए हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। बाकी के अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।